जयपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा था, रेनवाल। यहाँ एक छोटे से मकान में रहता था शर्मा परिवार। मकान छोटा था, लेकिन उसकी दीवारों में बसी थी कई यादें, कई उम्मीदें। सरोज देवी, उम्र करीब 55 साल। 20 साल पहले पति का साया उठ गया था। तब राजेश महज 10 साल का था। किसी तरह बेटे को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और आज वो एक निजी कंपनी में अच्छी नौकरी करता था। और अब घर में एक नई बहू आने वाली थी, निशा। निशा मूलतः अजमेर की रहने वाली थी। एमबीए करने के बाद वो जयपुर की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी। शादी अरेंज थी, लेकिन राजेश और निशा के बीच अच्छी बनती थी। दोनों ने एक दूसरे को समय दिया, बातें की और फिर ये रिश्ता पक्का हुआ। शादी के दिन सरोज देवी की आंखें नम थीं। वरमाला के बाद उन्होंने निशा को गले लगाया और फुसफुसाई, बेटी, आज से ये घर तुम्हारा है। इस घर की हर खुशी, हर गम में तुम्हारा हिस्सा है। निशा ने उनके पैर छुए। माँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मेरी वजह से कभी भी शिकायत का एक भी मौका न मिले। सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन जिंदगी का असली इम्तिहान तो अभी बाकी था। शादी के पहले कुछ दिन सपने जैसे थे। सरोज देवी निशा के लिए उसके पसंद के व्यंजन बनाती। निशा ऑफिस से लौटकर उनके साथ घंटों बैठकर बातें करती। राजेश को लगता था उसने कोहिनूर ही पा लिया है। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। एक सुबह सरोज देवी ने कहा, निशा, हमारे यहाँ बहुएं सुबह 5 बजे उठकर पूजा पाठ करती हैं। तुम भी थोड़ा जल्दी उठा करो। ठीक है माँ जी, कल से मैं टाइम से उठ जाऊंगी। कुछ दिनों बाद, बेटा, ऑफिस जाती हो तो थोड़ा सलवार कमीज पहन लिया करो। साड़ी में और भी अच्छी लगती हो। निशा ने समझदारी से कहा। माँ जी, ऑफिस में फॉर्मल ड्रेस कोड है, वीकेंड पर साड़ी पहन लूंगी। धीरे धीरे ऐसी छोटी छोटी बातों का सिलसिला बढ़ता गया। खाने में नमक कम ज्यादा, चाय की पत्ती का रंग, घर की सफाई। निशा के मन में एक सवाल उठने लगा, क्या मैं सच में इतनी अयोग्य हूँ? क्या मुझसे कुछ भी ठीक नहीं होता? राजेश और निशा सुबह 9 बजे ऑफिस चले जाते और रात 8-9 बजे घर आते। अब निशा और उसकी सास में कम बातचीत होने लग गई थी। एक दिन निशा ने राजेश से कहा, शायद माँ मुझसे नाराज है, क्योंकि कुछ दिन से मुझे लग रहा कि माँ मुझसे खुश नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसी ही है, सबको टोकती हैं। तुम मत लो मन पर। लेकिन मन पर तो लगता है NA। उस दिन निशा ऑफिस से थोड़ी जल्दी लौटी थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसने सोचा आज माँ जी से दिल की बात कर लूं। लेकिन जैसे ही वह अंदर गई, सरोज देवी ने कहा, आज जल्दी आ गई? मैंने तो सोचा था तुम लौटोगी तो चाय बनाऊंगी। खैर, अब तुम ही बना लो। निशा का मन टूट गया। वो चुपचाप चाय बनाने चली गई। उस शाम उसने अपनी माँ को फोन लगाया। आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ, मुझे लगता है मुझसे यहाँ कोई खुश नहीं है। हर तरफ बस मेरी गलतियाँ ही दिख रही हैं। सरोज देवी उसी वक्त उसके कमरे के पास से गुजर रही थी। उन्होंने ये बात सुन ली। उनके पांव वहीं रुक गए। उनके मन में विचार दौड़ा, मैं इसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती हूँ। इसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती हूँ, और ये मेरे बारे में इस तरह बात कर रही है। उस दिन के बाद सरोज देवी और ज्यादा चुप हो गईं। निशा को लगा कि उन्होंने उसे और दूर कर दिया है। दोनों के बीच की दीवार और ऊंची हो गई। निशा को पता नहीं था कि सरोज देवी रात में कई बार उठकर उसके कमरे का दरवाजा देखती हैं, या सर्दियों में उसके लिए गर्म पानी रखती हैं, बस जाहिर नहीं होने देती। करवा चौथ का दिन था। निशा ने पहली बार व्रत रखा था। राजेश के लिए ये बहुत खास था। निशा ने सुबह सरगी की। सरोज देवी ने खुद उसे खाना खिलाया, लेकिन चेहरे पर वह गर्मजोशी नहीं थी। पूरे दिन ऑफिस में निशा का मन नहीं लगा। वो कमजोरी महसूस कर रही थी, लेकिन सोचा आज खास दिन है, मुझे सब कुछ ठीक से करना है। शाम को लौटी तो पूजा की तैयारी में जुट गई। लाल साड़ी पहनी, चूड़ियां पहनी, मेहंदी रची थी हाथों में। सरोज देवी दूर बैठी ये सब देख रही थी। पूजा शुरू हुई। निशा ने कथा सुनी, अर्घ्य दिया, फिर चांद निकलने का इंतजार। तभी अचानक निशा को चक्कर आया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन बेहोश होकर गिर पड़ी। सरोज देवी की चीख निकल गई। उन्होंने तुरंत निशा को उठाया, सिर पर पानी रखा, पंखा किया। राजेश को फोन लगाया, डॉक्टर को बुलाया। उनके हाथ कांप रहे थे। डॉक्टर ने कहा, बहुत कमजोरी है इन्हें, और व्रत और काम का प्रेशर ज्यादा ले रखे हैं, और साथ में पानी कम पीने की वजह से बॉडी डिहाइड्रेट हो गई और चक्कर आ गए इन्हें। अब आराम करने दीजिए, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी।
सरोज देवी पूरी रात उसके पास बैठी रही। निशा के हाथ को अपने हाथों में लिए उसके माथे पर हाथ फेरती रही। कभी पानी पिलाती, कभी दवा देती। रात के 3 बजे होंगे। निशा की आंख खुली। कमरे में धीमी रोशनी थी। उसने महसूस किया उसका हाथ किसी के हाथ में है। उसने करवट लेकर देखा। सरोज देवी उसके पलंग के पास कुर्सी पर बैठी थी, उसका हाथ पकड़े। उनकी आंखें बंद थीं। लग रहा था नींद में भी वह उसका हाथ नहीं छोड़ना चाहती। निशा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, माँ, अभी तक आप सोई नहीं? बेटा तुम जाग गई? अब कैसा लग रहा है? पानी लाऊं? निशा फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, आप सारी रात मेरे पास रहे मेरा ध्यान रखने के लिए। बेटी, माँ कभी अपने बच्चे को ऐसे हालत में छोड़कर सो सकती है क्या? माँ, मुझे लगा था आप मुझसे नाराज रहती हैं, मुझे पसंद नहीं करती। मैंने सच में आपके लिए गलत सोचा माँ। बेटा, नाराजगी नहीं थी, बस अपनेपन का एक अंदाज था। मैं इसलिए टोकती थी कि तुम हर काम में पूरी तरह ढल जाओ, कल को कोई तुम पर उंगली ना उठाए। मैंने भी अपनी सास से बहुत सहा है, वो जमाना और था। मैं नहीं चाहती थी तुम्हें वैसा कुछ झेलना पड़े। निशा ने उनकी बातें सुनी और उसे एहसास हुआ जिसे वो ताने समझती थी वो असल में ममता का एक अनोखा रूप था। अगली सुबह घर का माहौल बदला हुआ था। सरोज देवी ने राजेश से कहा, बेटा, निशा बहुत अच्छी लड़की है। मैंने उसे कभी समझने की कोशिश नहीं की। राजेश हैरान था। उसने पूछा, माँ क्या हुआ? कुछ बात हुई क्या? कुछ नहीं बेटा, बस एहसास हुआ कि हम दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए थे। उस दिन के बाद सरोज देवी ने निशा से कहा, बेटा, ऑफिस से थक जाओ तो बता दिया करो, मैं खाना बना लूंगी। तुम भी इंसान हो, रोबोट नहीं। ठीक है माँ, और आप भी दवाइयाँ समय से ले लिया करो। आज से मैंने अपने फोन में अलार्म लगा दिया है, अब मैं भी ध्यान रखूंगी। अब घर में टोकने वाली कोई नहीं थी, बस अपनापन था। कुछ महीने गुजरे, तभी अचानक राजेश की कंपनी ने छटनी शुरू कर दी। राजेश की नौकरी चली गई। घर में तनाव का माहौल बन गया। राजेश दिन भर नौकरी की तलाश में घूमता, लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिली। वो चिड़चिड़ा हो गया, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा। एक दिन उसने निशा पर ही चिल्लाना शुरू कर दिया। तुम ही मुझे कमजोर समझती हो ना? तुम्हारी नौकरी चल रही है, इसलिए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। निशा चुप रही, लेकिन सरोज देवी बोल पड़ी, राजेश, ये क्या बात हुई? निशा तुम्हारी पत्नी है, दुश्मन नहीं। मुश्किल में आदमी की पहचान होती है। राजेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो निशा से माफी मांगने लगा। निशा ने उसका हाथ थामा। कोई बात नहीं, हम तीनों साथ हैं, यही हमारी ताकत है। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आता रहता है। उसके बाद निशा ने ऑफिस में ओवरटाइम करना शुरू कर दिया। सरोज देवी ने घर की सारी जिम्मेदारी ले ली ताकि निशा बेफिक्र होकर काम कर सके। एक दिन पड़ोस की शर्मा जी की पत्नी ने ताना मारा, अरे भाभी जी, आजकल तो आप बहुत खुश रहती हैं। बहू कमाल आती है, इसलिए चुप रहती है ना? सरोज देवी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उन्होंने सीधा जवाब दिया, देखो मीरा, मेरी बहू कमाती है तो घर के लिए कमाती है। वो इस घर की इज्जत है। और हाँ, वो चुप नहीं रहती। हम दोनों दिल से बातें करती हैं। तुम्हें किसी और की चिंता करने की जरूरत नहीं। ये बात निशा ने सुन ली। वो अंदर आई और अपनी सास से लिपट गई। माँ जी, आपने मेरे लिए ऐसा कहा, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। बेटा, तुम घर की बहू हो, बहू नहीं बेटी। तुम हमारे घर की शान हो। 1 साल बीत गया। राजेश को अच्छी नौकरी मिल गई। घर फिर से खुशहाल हो गया। एक दिन निशा ने सरोज देवी के लिए एक सुंदर लाल बॉर्डर वाली साड़ी लाकर दी। माँ जी, ये आपके लिए, अपनी बेटी की तरफ से। सरोज देवी बहुत खुश हुई और उनके आंखों में खुशी के आंसू आए। उस शाम तीनों साथ बैठकर चाय पी रहे थे। सरोज देवी ने तुम कहा, लोगों को पता है, आज मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी पूरी हो गई। एक अच्छा बेटा, एक अच्छी बहू, जो कि एक बेटी की तरह रखती है। माँ, ये सब आपकी वजह से है। आपने हमें सिखाया कि परिवार क्या होता है। आज उस घर में सिर्फ सास बहू नहीं रहती, बल्कि एक माँ और उसकी बेटी रहती हैं। हाँ, कभी कभी अनबन हो जाती है, कभी खाने में नमक कम हो जाता है, कभी चाय फीकी बन जाती है, लेकिन अब ये बातें दूरियां नहीं बढ़ाती, बल्कि हंसी मजाक का जरिया बन जाती हैं। क्योंकि अब उन्होंने सीख लिया है कि रिश्ते दिल से जुड़ते हैं, शब्दों से नहीं। और एक दूसरे को समझने के लिए बस थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा धैर्य चाहिए। सास बहू का रिश्ता कोई जंग नहीं,
बल्कि एक खूबसूरत सफर है। बस जरूरत है एक दूसरे के दिल को पढ़ने की।